हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का पहला चैप्टर जानने वाले हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे अपने आसपास में मौजूद वस्तुओं का निर्माण कैसे हुआ है, पार्टिकल नेचर क्या है वस्तु का, पार्टिकल क्या होता है, मैटर के कितने अवस्था हैं और उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा कैसे होगा, जैसे कि इवेपोरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, फ्रीजिंग क्या है, सब्लिमेशन क्या है। इन सभी क्रियाओं को आज इस चैप्टर में सीखेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आप सिक्योर कर लेंगे 4 से 5 मार्क्स। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पहला चीज़ को। सबसे पहले जानेंगे हम लोग किस चीज़ को, सबसे पहले जानेंगे मैटर होता क्या है। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। वो सभी वस्तुएं जिसके पास क्या हो, मास हो और वो जगह को घेरता हो। जैसे ये डस्टर है, डस्टर को यदि हम यहाँ रखें तो डस्टर क्या कर रहा है, एक जगह को घेर रहा है। डस्टर क्या कर रहा है, एक जगह को घेर रहा है। तो मेरा डस्टर क्या हो गया, एक मैटर हो गया, क्योंकि डस्टर ने एक स्पेस को ऑक्यूपाई किया है। तो कह सकते हैं वैसी सभी वस्तुएं जिसके पास क्या हो, स्पेस ऑक्यूपाई करने का कैपेसिटी हो, साथ साथ मास हो, उसे क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, यानी पदार्थ बोलेंगे। अब बोल रहा है कि मैटर को जो फिजिकल स्टेट पे, भौतिक आधार पे, यानी रंग रूप और उसके बिहेवियर के आधार पर उसे कितने भागों में बांटा हमने, 3 भागों में बांटा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर को हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, जो रासायनिक वाला हिस्सा है, वो दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम लोग फिजिकल वाले हिस्से को, खास करके किस चीज़ को किस अवस्था में पाया जाता है, जैसे सॉलिड अवस्था में, लिक्विड अवस्था में और गैसियस अवस्था में, इसको पढ़ना है। On the basis of chemical decomposition, matter are classified as pure substance and mixture. अब जो मैटर देख रहे हैं, मैटर को जो फर्दर क्लासिफाइड किया गया वो 2 हिस्से में किया गया है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर के रूप में। प्योर सब्सटेंस और मिक्सर के रूप में। ये प्योर सब्सटेंस जो है वो आगे चल के 2 हिस्से में बटा, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। और अब बात कर सकते हैं हम लोग दूसरा वाला हिस्सा कौन सा था, मिक्सर। तो ये मिक्सर 2 हिस्से में बटा, होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर। आइए इसको हम लोग थोड़ा सा इनलार्ज करके, इनलार्ज व्यू में देखें थोड़ा सा। यदि मेरे पास मान लो ये मैटर है, ये मैटर भैया आप लोग का लड़ाई वाला मैटर नहीं है, ये पदार्थ वाला मैटर है। बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि सर मारपीट वाला मैटर तो नहीं है ना, ये वो नहीं है। तो मैटर जो है क्लासिफाइड हुआ कितने हिस्सों में, पहले अब तो जनरली आप देखेंगे तो इसे 3 हिस्से में हमने बांटा था फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। देखो हिस्सा कौन कौन सा था, पहला सॉलिड था, दूसरा लिक्विड था और तीसरा क्या था, गैस था। क्या समझ में आया? मैटर को बेसिकली हम लोग कितने हिस्से में डिवाइड किए, फिजिकल आधार पर। किस आधार पर, किस क्लासिफिकेशन में किया हम लोग इसे, फिजिकल क्लासिफिकेशन में। फिजिकली क्लासिफाइड जब किया गया मैटर को तो ये 3 हिस्सों में बटा, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस के रूप में। वही यदि हम बात करें इसका मैटर को और किस हिस्से में हम लोगों ने बांटा तो देखते हैं। मैटर को बेसिकली जो है और कितने क्लासिफिकेशन में बांटा गया, 2 क्लासिफिकेशन में बांटा गया। पहला था प्योर मैटर, पहला ऐसा है प्योर मैटर, दूसरा क्या है, मिक्सर। दूसरा कौन सा है, मिक्सर। प्योर मैटर और मिक्सर। अब प्योर मैटर जो है आगे चले कितने भागों में बटा, प्योर मैटर भी कितने हिस्सों में बटा, 2 हिस्सों में बटा। प्योर मैटर कितने हिस्सों में बटा, 2 हिस्सों में, मतलब एलिमेंट एंड कंपाउंड। और ये कितने हिस्से में बटा, मिक्सर भी 2 हिस्सों में बटा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो आपको लिख लीजिएगा और हेट्रो, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मतलब बोल सकते हैं कि मिक्सर 2 हिस्सों में बटा, होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर। और प्योर मैटर जो है 2 हिस्से में बटा, एलिमेंट और कंपाउंड। अभी एलिमेंट जो है 3 हिस्सों में बटा, कौन कौन सा, मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड। आप लिख लेंगे इसे मेटल, मेटल, नॉन मेटल और तीसरा कौन सा था, मेटलोइड। मतलब बोल सकते हैं धातु, अधातु और उपधातु। मेटल को धातु बोलते हैं, नॉन मेटल को अधातु बोलते हैं और मेटलोइड को
उपधातु बोलते हैं। अब ये कंपाउंड भी दो हिस्सों में बटा, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक, और दूसरा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। एक क्वेश्चन है कि सर आप बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? देखिए वैसे सभी सब्सटेंस जिसके अंदर कार्बन मौजूद है वो कार्बनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है। जितने भी सब्सटेंस के अंदर कार्बन होगा वो सब ऑर्गेनिक होगा। जैसे हमारा शरीर कार्बोनिक, ये मेरा शर्ट कार्बोनिक, मतलब जितने भी सब्सटेंस जो सेल्यूलोज से बने हुए हैं, जो ह्यूमन बॉडी है जिसके अंदर कार्बन मौजूद है, सब क्या होगा? ऑर्गेनिक होगा। एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, किसको छोड़ के? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के, कार्बोनेट्स को छोड़ के, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को छोड़ के, कार्बन सल्फाइड को छोड़ के, इन चारों को छोड़ के, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसमें आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी ये 5 जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बाकी जितने भी सब्सटेंस इसके अंदर कार्बन है सब क्या है? ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक के तौर पे आप किसे जान सकते हैं? CO2, CO3, HCO3, CH2 और CO। इसे क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन CO3 को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोनेट। इसे बोलते हैं हाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट भी इसे बोला जाता है। कार्बन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, एक रहता है ऑक्सीजन तो मोनो बोलते हैं भाई मेरे। आप इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नोट कर लिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। आइए चैप्टर को जानते हैं। अब हम लोग अगला हिस्सा को देखेंगे। अगला हिस्सा है इसका पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, यानी पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर को हम लोग जो है, मैटर के बारे में जो हम लोग को विस्तृत जानकारी मिला है, हमारे वेदों से भी बहुत हिस्सा इसको हम लोग जाने हैं। जैसे महर्षि कनाद ने कहा था दुनिया में जितने भी मैटर हैं वो सब किसी न किसी कण से बने हुए हैं, और ये कण जो है 5 मूल कणों से बने हुए हैं। इसे 5 एलिमेंट्री थ्योरी यानी 5 तत्वों का सिद्धांत कहा गया। कनाद ने कहा कि अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से मिलकर पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। लेकिन उस समय साइंस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, मैटर के बारे में इतना ज़्यादा हम लोग को नॉलेज नहीं था, साइंस टेक्नोलॉजी जो है इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। उसके बाद 600 BC में डिमिक्रिटस नाम का यूनानी फिलोसफर ने भी कहा कि दुनिया का जितना भी एटम है, दुनिया का जितना भी पदार्थ है वो एटोमास से बना हुआ है। तो पहली बार जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में जो लोग जाने, एटम्स के बारे में जान पाए थे। अच्छा चीज़ था, जान गए थे, लेकिन तभी भी मेरा साइंस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। फिर बाद में समय बीतता गया और सबसे पहले हम लोग को सर जॉन डाल्टन ने इस चीज़ के बारे में हम लोग को बताया कि दुनिया का हर एक पदार्थ जो है, हर एक पार्टिकल जो है एटम से बना हुआ है। और एटम जो है, एटम को हिंदी में हम लोग, बच्चा देखिएगा ध्यान से आप लोग, एटम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं ना। एटम को ATOM एटम लिखते हैं ना भैया। एटम को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु। इसको समझिएगा, परमाणु को यदि आप तोड़िएगा तो क्या होगा? ये परम अणु, परम प्लस अणु। आप बताइए, परम मतलब तो मैक्सिमम होता है, परम मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। अणु मतलब टुकड़ा, मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसका और ज़्यादा टुकड़ा नहीं हो सके, जिसका और ज़्यादा टुकड़ा नहीं हो सके। लेकिन धीरे धीरे जब साइंस विकास हुआ 18वीं शताब्दी के आसपास में, तो ये एटम को जो है 3 मूल कणों में तोड़ दिया गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये स्मॉल एन होगा। कौन सा एन होगा? स्मॉल एन। न्यूट्रॉन याद रहेगा। इसे बोलेंगे 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए, इसका नाम परमाणु तब तो गलत है। जनरली बोले तो इसका नाम परमाणु जो बोल रहे हैं हम लोग, परम अणु वाला, ये तो गलत है ना, ससुरा नाम ही गलत है। जैसे आप खुद से सोचिए, यदि हम अपने बाप का एक ठो बेटा है, 10 साल तक मेरे बाप को एक ही ठो बेटा है, तो क्या बोलेगा? तुम इकलौता है। क्या बोला जाएगा? कि हम इकलौता भाई हैं। उसके बाद यदि हमको एक ठो और भाई हो गया, उसके बाद भी यदि हमको कोई बोले इकलौता है तो गलत है ना। इसको अब भी यदि कोई परमाणु बोल रहा है तो क्या है? गलत है। आप गलत मत बोलिएगा, ये देखिए वर्ड से गलत है, लेकिन सेंस जो हम लोग को साइंटिस्ट लोग देके गया, परमाणु बोला रदरफोर्ड साहब और डाल्टन साहब, वो तो चलते रहेगा ना। इसीलिए उसको हम लोग एटम के तौर पे ही अभी भी स्टडी करते हैं। उसमें वर्ड में मत जाइएगा, फीलिंग्स पे जाइए। आगे बात करते हैं हम लोग किसी से, पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर का।
Particulate nature of matter means that matter is made up of very small particle. मैटर का जो निर्माण हुआ है, पदार्थ का जो निर्माण हुआ है, वो बहुत छोटे छोटे कणों से हुआ है, बहुत छोटे छोटे कणों से। इसका मतलब साफ है, वो जो पार्टिकल था या तो वो एटम था या मॉलिक्यूल था या आयंस था। जो एटम का हमने आपको बात बताया अभी, परमाणु का, वो सबसे छोटा है। जैसे आप शरीर का सबसे छोटा यूनिट किसको बोलते हैं? सेल को बोलते हैं। उसी तरह मैटर का जो सबसे छोटा यूनिट कौन है? एटम है। मतलब पार्टिकल का निर्माण किसी से हुआ है? एटम से हुआ। और पार्टिकल से क्या बना है? मैटर बना है। ये तो समझ में आ गया। अब बोल रहा है क्या क्या ऐसा प्रॉपर्टीज है जो ये बताता हो कि मैटर किसी से बना है? पार्टिकल से बना है। कुछ इसका प्रूफ होगा ना? इसका क्या सब ऐसा चीज है जो ये बताता है कि मैटर किसी से बना है? पार्टिकल से बना है। तो पहला है, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। अब पार्टिकल के बीच में क्या होगा? स्पेस होगा। दो पार्टिकल के बीच में क्या होगा? गैप होगा, स्पेस होगा। फिर बोल रहा है द पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब मैटर का जो पार्टिकल है वो लगातार घूमते रहता है, लगातार क्या करता रहता है? मूव करते रहता है। फिर बोल रहा है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। दो पार्टिकल मैटर का जो होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, एक दूसरे को खींचेगा। उसे क्या करेगा? एक दूसरे को खींचेगा। इसे समझते हैं हम आगे कुछ एक्सपेरिमेंट के साथ। जैसे देखिए, पहला एक्टिविटी हम लोग को दिया हुआ है एनसीईआरटी में, प्रूव दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। आपको सिद्ध करना है कि मैटर के पार्टिकल के बीच में गैप है। मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या है? गैप है। आप क्या कीजिए, एक बीकर लीजिए, बीकर में फिल कर दीजिए किसी को? वाटर को। बोल रहा टेक सम वाटर इन अ बीकर, नोट इट्स लेवल। अब जितना पानी आप फिल किए उसे क्या कीजिए? मार्क कर लीजिए। आप उसे वहां पर क्या कर लेंगे? मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद क्या करेंगे? उसमें 2 या 3 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक या शुगर आपके घर में जो है उसको डाल देंगे। फिर उसे ग्लास रड से क्या करेंगे? मिला देंगे उसे, ताकि क्या हो जाए? वो शुगर जो है वो घुल जाए आसानी से पानी के अंदर। अब घुलने के बाद हम क्या करते हैं? उसका मार्किंग करते हैं। फिर यहाँ पे मार्क करेंगे तो हम पाएंगे कि जितना पानी का मात्रा पहले था, जितना लेवल पानी ऊंचा था, उतना ही लेवल मिलने के बाद भी ऊंचा है। तो भैया ये शुगर जो लिए हैं, साल्ट जो लिए हैं, ये कहाँ गया? इसका मतलब साफ था कि पानी के बीच में क्या है? गैप है। और उस गैप में कौन चला गया है? शुगर का मॉलिक्यूल या फिर साल्ट का मॉलिक्यूल। इसका मतलब साफ है कि एक पार्टिकल जो होता है, दो पार्टिकल के बीच में गैप है और उसी गैप में एक शुगर और साल्ट आके क्या हुआ है? डिसॉल्व होके बैठ गया है। अब दूसरा चीज हम लोग को प्रूफ करना है, वो क्या है? लगातार घूमना। कैसे पार्टिकल लगातार घूमता है? देखिए, एक्टिविटी क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है? पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। लगातार घूमते रहता है। पार्टिकल क्या कर रहा है? लगातार घूमते रह रहा है। ससुरा देखो, छोटका चीज है। एक बीकर को लो, बीकर में पानी फुल कर दो। पानी फुल कर दिए, पानी आप उसको कुछ देर आप छोड़ दीजिए। मतलब इसको हम क्या कर देंगे? अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में कर देंगे। डिस्टर्ब समझते हैं? डिस्टर्ब मतलब बहुत बच्चा सोचता है कि पगला आ गया है, बोरा आ गया है ना। तो यहाँ पे डिस्टर्ब मतलब क्या होगा? अनडिस्टर्ब मतलब उसको हिलाएंगे नहीं, सेक नहीं करेंगे, मतलब पानी को रुकने दे देंगे। जब पानी रुका हुआ था तो आप देखते होंगे उसके अंदर कोई भी पार्टिकल घूम नहीं रहा है। उसके अंदर कोई भी पार्टिकल घूम नहीं रहा है। फिर उसने क्या कीजिए आप? इंक का, नील का, कोई भी कलर वाला जो आप होली में कलर पिचकारी में डाल के चलाते हैं, या फिर आपके घर में इंडिगो होगा ना, नील जिसको बोलते हैं, कपड़ा धोने में जो काम आता है। कपड़ा धोने के बाद उसको कलर लाते हैं उसमें शाइनिंग लाने के लिए। उसका 1-2 बूंद उजाला को या नील को उसमें क्या कीजिए? डालिए। तो आप देखेंगे वो नील जो है, नील का जो मॉलिक्यूल जो आप ड्रॉप किए हैं, वो मॉलिक्यूल धीरे 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 मूव करते हुए पूरे बीकर में फैल जाएगा। पूरे बीकर का जो वाटर था उसका कलर कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। इसका मतलब साफ था, जो पार्टिकल को आप देख रहे थे, आपके आंख से दिख रहा था, वो रुका हुआ नहीं था। वो ससुरा मूव कर रहा था। उसके अंदर एक एनर्जी था। कौन सा वाला? काइनेटिक एनर्जी। और जो ये मूवमेंट था इसका पार्टिकल का, जिस मोशन में था, उसे बोलते थे ब्रोविनियन मोशन। क्या बोलते थे? ब्रोविनियन मोशन। अब तीसरा जो हम लोग प्रूफ देखेंगे वो क्या है? द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। दो पार्टिकल का जो मैटर का जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को खींच के रखता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखता है। इस चीज को समझते। देखिए, आप क्या कीजिए? एक तो आयरन ले लीजिए, एक चौक लीजिए और कुछ रबर बैंड लीजिए। ये वाला रबर बैंड जो आप देख रहे होंगे। अब क्या कीजिए? अब इसे
सबसे पहले उसे आप तोड़ने का हैमरिंग करने की कोशिश कीजिए, कटिंग करने का या स्ट्रेचिंग करने की कोशिश कीजिएगा, तो आप पाइएगा कि सबसे पहले चौक को आप ब्रेक कर दिए। चौक ये है ना, ये देखिए चौक है, इस चौक को आप हल्का सा फोर्स लगाइएगा तो टूट जाएगा। चौक क्या होगा, दो हिस्से में टूट गया। वही यदि हम बात करें रबर का, रबर को जब स्ट्रेच करेंगे खिंचा जाएगा, थोड़ा लेट से टूटेगा बहुत। अब आयरन नेल का मान लीजिए, इसमें मेरा ये है आयरन नेल, इसे तोड़ने का कोशिश करेंगे तो जल्दी टूटेगा नहीं, टूटेगा तो थोड़ा पूरा दम लगाना पड़ेगा, पूरा बल लगा देंगे तब वो टूटेगा। हथौड़ा लाएंगे उसको थोड़ देंगे तब टूटेगा। मतलब साफ है इंटर पार्टिकल फोर्स जो था आयरन के अंदर में क्या था, ज़्यादा था, इसीलिए हथौड़ा लाना पड़ा तोड़ने के लिए। इसका मतलब साफ है, समझिए इसके अंदर बल ज़्यादा है, इसके अंदर बल ज़्यादा है। अब बल कब होगा, जब संख्या में ज़्यादा होगा, संख्या में क्या होगा, ज़्यादा होगा, और उसके पार्टिकल के बीच में गैप कम होगा और एक दूसरे को क्या किया होगा, कंपैक्टली पकड़ के होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया होगा। ये प्रूफ कर देता है कि पार्टिकल के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन भी होता है। अब अट्रैक्शन मतलब बहुत बच्चा सोच रहा होगा कुछ और, वो मत सोचिए आप लोग, उसमें समझिए आप। अब बात करेंगे हम लोग किस चीज़ का, ध्यान से देखिएगा बच्चों, स्टेट ऑफ मैटर का बात करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर का हमने आपको बताया था शुरू में ही, वाटर को जो फिजिकली हम लोग देखेंगे इस मैटर को तीन में रहेगा, सॉलिड बाबा, लिक्विड बाबा और गैस बाबा। मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन फिजिकल पार्ट है इसका। सबसे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किस चीज का, सॉलिड का। देखिए सॉलिड किसे बोलेंगे, डेफिनेशन भी उसका हो सकता है, ये प्रॉपर्टीज भी है। सॉलिड हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम। सॉलिड को जो होगा निश्चित आकार होगा, निश्चित द्रव्यमान होगा। जैसे ये आप देखिए, इसका आकार ऐसे रखे तब इसका यही आकार है, ऐसे रखे तब इसका आकार ऐसे रखे तब ये आकार, इसका फिक्स आकार है, आकार बदलने वाला नहीं है। इसका जो वॉल्यूम है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये भी बदलने वाला है, नहीं बदलेगा। मतलब बोल सकते हैं सॉलिड जो भी ऑब्जेक्ट है, सॉलिड जितने भी ऑब्जेक्ट है सबका शेप और वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। इसके पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसका दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला बल मैक्सिमम होगा। अब बताइए वो बल जो दो पार्टिकल के बीच में लगता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वंडर वाल फोर्स। क्या बोलते हैं, वंडर वाल फोर्स। जब दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला बल का बात करें तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि किस फोर्स का बात कर रहा है भैया, वंडर वाल फोर्स का। अब पार्टिकल के बीच में मूवमेंट जो होगा वो कम होगा क्योंकि गैप नहीं है, साथ साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अब बोल रहा है कंप्रेशन तो इसके अंदर होगा नहीं, आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते। कंप्रेशन तो मिनिमम होगा, लीस्ट होगा। अब बात करेंगे किस चीज का, डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन भी इसके अंदर कम होता है। जैसे आप एक व्हाइट बोर्ड लीजिए, व्हाइट बोर्ड पे आप कुछ लिख दीजिए, मान लीजिए गोलछा लिख दिए, 1-2 महीना छोड़ दिए तो आप देखते होंगे गोलछा तो लिखाया है लेकिन वो फेंट कलर में आ गया है, बहुत लाइट कलर में आ गया है, अच्छे से नहीं दिख रहा है। इसका मतलब साफ हो गया कि वो सॉलिड पार्टिकल क्या किया, उसे अपने अंदर डिफ्यूज करा लिया है। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड का। लिक्विड का डेफिनेशन भी आप जान सकते हैं, इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं है बट डिफिनिट वॉल्यूम है। इसका आयतन तो होगा लेकिन कोई फिक्स शेप, कोई फिक्स आकार नहीं होगा। अब इसको जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर के आकार का हो जाए। एक कप ग्लास लीजिए, उसमें पानी डालिए तो ग्लास के शेप का हो गया। उसी पानी को आप एक कप में डालिए तो कप के शेप का हो गया। उसी पानी को आप क्या कीजिए, थाली में डालिए, प्लेट में डालिए, प्लेट के शेप का हो गया, थाली के शेप का हो गया। मतलब जिस कंटेनर में आप डाल रहे हैं उसी के शेप में लिक्विड अपने आप को बदल लेगा। तो कह सकते हैं फिक्स शेप नहीं होता है। अब इसके पार्टिकल के बीच का जो गैप है वो सॉलिड से ज्यादा होगा लेकिन लिक्विड से कम होगा। इसके फोर्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी वंडर वाल फोर्स जो है क्या होगा, सॉलिड से कम होगा लेकिन लिक्विड से ज्यादा होगा। और इसके अंदर डिफ्यूजन जो होगा या मूवमेंट जो बोलते हैं, पार्टिकल के बीच का मूवमेंट जो होगा वो इंटरमीडिएट होगा, ना तो सॉलिड से कम होगा, सॉलिड से ज्यादा होगा लेकिन गैस से क्या होगा, कम होगा। अब गैस का प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं, गैस का प्रॉपर्टीज को देखते हैं। गैस जो होता है उसका कोई फिक्स शेप नहीं है, ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम है। यानी कह सकते हैं द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट हैव फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम इज कॉल्ड गैस।
गैस को जो है किसी कंटेनर में रखेंगे तो पूरा कंटेनर को अपने शेप ले लेगा और उससे गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी एयर में क्या है, गैस है, हम हाथ फैला रहे हैं, कोई शेप है इसका? कोई शेप नहीं है। अब बात करेंगे इसके पार्टिकल के बीच का स्पेस जो होगा मैक्सिमम होगा। आप यहाँ पे गैस देख रहे होंगे, पार्टिकल के बीच का गैप देखिए कितना ज़्यादा, मैक्सिमम है। वही बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कमजोर होता है, वंडरवाल फोर्स सबसे कम होता है। इसके पार्टिकल का मूवमेंट जो है मैक्सिमम होगा, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है तो मूव आसानी से कर लेगा। वही बात करेंगे किस चीज़ का, इसका कंप्रेसिबिलिटी का, तो कंप्रेशन इसके अंदर ला सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, कंप्रेस करके बहुत सारा गैस को डालते हैं ना, एलपीजी को, सीएनजी को कंप्रेस किया था, लिक्विड से कंप्रेस करके गैस के रूप में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। वही बात करेंगे डिफ्यूजन रेट का, तो इसका डिफ्यूजन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है इसके अंदर डिफ्यूजन। इसीलिए देखते होंगे आपके पड़ोसी के यहाँ जब मीट मछली बनता है तो आपको गंध आ जाता है। एक ठो ससुरा मंगला था, 14 रोटी सूंघ के ही खा गया था, समझे। अब बात करेंगे हम लोग किस चीज़ का, सॉलिड का। सही बोल रहे हैं भाई, सॉलिड। सॉलिड का शेप कैसा होता है, रिजिड होता है, फिक्स होता है। देखिए सब पार्टिकल एक दूसरे को क्या टाइटली अटैच करके रखा है, जोड़ के रखा है। शेप कैसा होगा, फिक्स होगा। अब वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। आप इसको स्पेस नहीं कर सकते, दबाव नहीं डाल सकते इसमें। अब बात करेंगे लिक्विड का। लिक्विड का शेप भी रिजिड होता है, लेकिन इसका आप समझिए इसको रिजिड नहीं कर सकते हैं, तो कठोर नहीं होता है। वही बात करें इसका शेप का, तो शेप क्या होता है, फिक्स होता है। अब वॉल्यूम क्या होता है, सॉरी, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। इसको भी हम लोग स्पेस नहीं कर सकते। वही बात करें गैस का, तो ना तो फिक्स शेप है, ना ही फिक्स वॉल्यूम है, ना ही ये रिजिड होता है। ऐसे आसानी से स्पेस कर सकते हैं, दबाव डाला जा सकता है इसको। अब बात करेंगे हम लोग इसी चीज़ में, किस चीज़ का, स्टडिंग मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। पहले कुछ चीज़ को हम लोग देखते हैं, उसके बाद समझते हैं इस चीज़ को। देखिए हम आपको इसको समझाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास सबसे पहले क्या है, आइस है, बर्फ है। अब बर्फ को जब बाहर निकाले, हम बाहर निकाले और इसको हीटिंग किए, हीटिंग किए, तो ये कन्वर्ट हो जाए किस चीज़ में, वाटर के रूप में होगा। किस रूप में कन्वर्ट होगा, वाटर के रूप में होगा। अब वाटर को और ज़्यादा हम हीट कर दिए, और ज़्यादा हीट कर दिए। हीटिंग करने के पश्चात ये किस रूप में आएगा, वाटर वेपर। किस रूप में आ जाएगा ये हमको, वाटर वेपर के रूप में। आप समझिए इस चीज़ को। आइस को जब हीट किया गया तो क्या बन गया, ये वाटर बन गया। और वाटर को और ज़्यादा हीट कर दिया तो क्या बन गया, वाटर वेपर बन गया। अब समझिए, अब इसी वाटर वेपर को जो हम कूल किए, इसी वाटर वेपर को हम क्या किए, कूल किए, कूलिंग किए, तो ये कन्वर्ट हो गया किस रूप में, वाटर के रूप में। अब इसी वाटर को हम फिर से कूल कर दिए, और ज़्यादा कूल किए, तो ये कन्वर्ट हो गया किस रूप में, आइस के रूप में। अब समझिए कन्वर्जन हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि कन्वर्जन हो रहा है। आइस मेरा किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था। वाटर मेरा किस स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था। और वाटर वेपर किस स्टेट में था, गैसियस स्टेट में था, है ना भैया। यानी आइस जो है, सॉलिड जो है स्टेट में है, वाटर किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, और वाटर वेपर गैसियस स्टेट में है। अब कन्वर्जन कैसे होता है देखिएगा। कन्वर्जन जो होगा वो बवाल तरीका से होगा, आप देखिएगा। आइस से वाटर का बनना, आइस से वाटर का बनना, वाटर से वाटर वेपर का बनना, फिर वाटर वेपर से वाटर का बन जाना, फिर या फिर बोल सकते हैं वाटर से आइस का बन जाना। ये क्रियाएं हो रही हैं। अब समझिएगा इस चीज को, बहुत बच्चा वाला चीज है। देखिए आइस को यानी सॉलिड को जब हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड के रूप में हीट करके, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, मेल्टिंग। क्या बोलते हैं इसे, मेल्टिंग। क्या बोला जाता है, मेल्टिंग। जब वाटर को यानी लिक्विड को हीट करके गैस के रूप में कन्वर्ट करते हैं, वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट करते हैं, इसे बोलते हैं इवोपोरेशन। इसे क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन, या वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। अब वही वाटर वेपर को जब हम कूल करेंगे और वाटर बना लेंगे, यानी गैस को कूल करके क्या बना दिया जाए, लिक्विड बना लिया जाए, इसे बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। अब देखिए
यही वाटर यानी लिक्विड को हम और ज़्यादा कूल करेंगे, एक्सट्रीमली कूल करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस रूप में, आइस के रूप में, बर्फ के रूप में। इसे बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग। क्या पढ़ते हैं, फ्रीजिंग। अब इसका डेफिनेशन आप लोग को लिखना है, आप लोग लिखिए। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग क्या होगा, द प्रोसेस इन विच सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग, इज कॉल्ड मेल्टिंग। समझ में आ गया मेल्टिंग का डेफिनेशन आप लोग को। एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा सॉलिड को लिक्विड के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए, किसके कारण, हीट करने के कारण। तो क्या बोलेंगे उसे, मेल्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। अब देखिए इवेपोरेशन का डेफिनेशन क्या होगा, द प्रोसेस इन विच लिक्विड टर्न्स इनटू गैस, लिक्विड टर्न्स इनटू गैस ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी क्या हो गया, इवेपोरेशन हो गया। अब देखिए द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर टर्न्स इनटू वाटर ड्यू टू कूलिंग, यानी बोल सकते हैं द प्रोसेस इन विच गैस टर्न इनटू लिक्विड ड्यू टू कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। फ्रीजिंग कैसे पढ़ेंगे, द प्रोसेस इन विच लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। याद रहेगा। अब थोड़ा सा इसको इलाज कर देते हैं क्लास 9th के व्यू से। अभी ये बच्चा वाला चीज था, अब क्लास 9th के व्यू से जब हम लोग देखेंगे, इसे कैसे देखेंगे समझिएगा ध्यान से। हमारे पास क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे पास क्या सब है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसको समझिए, मेरे पास 3 फंडामेंटल चीज है ना, इसी 3 का कन्वर्जन देखना है ना हमें। अब समझिएगा, सॉलिड से लिक्विड का बनना हीट करने की वजह से किसके कारण होता है, मेल्टिंग के कारण। बर्फ का पिघलता है, बर्फ पिघलता है तो क्या बनता है, लिक्विड बनता है, बनता है ना भैया। क्या बोलते हैं इसे, मेल्टिंग, मेल्टिंग। और वही लिक्विड जब सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है क्या बोलते थे, फ्रीजिंग। क्या बोलते थे इसे, फ्रीजिंग बोलते थे ना। अब इसको देखिए, लिक्विड जब गैस बन जाता था, लिक्विड जब गैस बनता था, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन है ना। अब यही गैस जब लिक्विड बन जाता था क्या बोलते थे इसे, कंडेंसेशन। क्या बोलते थे, कंडेंसेशन बोलते थे ना। अब देखो, सॉलिड से गैस का बन जाना, सब्लिमेशन। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। अब देखिए, इसी गैस से सॉलिड का बनना क्या कहलाएगा, डीसब्लिमेशन। क्या कहलाएगा इसे हम लोग, डीसब्लिमेशन। इसे सब्लिमेशन एक तरह से कहा जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, डीसब्लिमेशन। आप देख लिए होंगे कैसे कन्वर्जन हो रहा है इसके अंदर ही, सॉलिड से लिक्विड का, लिक्विड से गैस का, गैस से सॉलिड का। मतलब तीनों जो स्टेट है उसके अंदर में क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है। आइए इसको समझते हैं।